अभी तक आपने सुना। अगम ने पकड़कर उसे उसकी जगह पर बिठा दिया। झलक भी चुपचाप बैठ गई। आंटी अंकल एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते। कुछ देर बाद झलक को नींद आ गई। उसका सिर इधर उधर बार बार झूम रहा था। अगम थोड़ा उसकी तरफ खिसक गया। उसने धीरे से उसका सिर अपने कंधे पर रखा। वो आराम से उसके कंधे पर सर रखकर सो गई। सामने बैठे अंकल आंटी उसे देखकर हंस दिए। अगम बोला, ये डॉक्टर है ना? तो इसकी नाइट ड्यूटी थी इसलिए नींद आ गई। ओ, ये डॉक्टर है? अंकल बोले। अब आगे अंकल आंटी को उन दोनों के बारे में बताने लगे। झलक की खुशबू अगम की सांसों को महका रही थी। झलक के बाल उड़ के बार बार उसके चेहरे को छू रहे थे। अगम चुपचाप उसे महसूस कर रहा था। वो नहीं जानता कि वो जब भी झलक से बात करता है तो लड़ क्यों पड़ता है। फिर उसने सोचा, मैं कहाँ लड़ता हूँ? वो तो खुद झलक की ही उसे गुस्सा चढ़ा देती है, जिसके कारण ये लड़ पड़ता है। कोशिश करूंगा अब ना लड़ूं। शिमला जाने में लगभग 7 घंटे लगते हैं। रात के 10 बज गए थे। अंकल ऊपर वाली सीट में जाकर सो गए थे। आंटी भी लेट गई थी। झलक पिछले आधे घंटे से उसके कंधे पर सो रही थी। आंटी बोली, बेटा इसे लिटाकर खुद भी लेट जाओ। आंटी जी कोई बात नहीं, अगर इसे हिलाऊंगा तो इसकी नींद खराब हो जाएगी। सो लेने दो, उठेगी तब मैं सो जाऊंगा। अगम ने धीरे से कहा। आंटी ने अंकल से कहा, देखा ये कितना प्यार करता है अपनी पत्नी से। ऐसा प्यार आपने कभी मुझसे नहीं किया। अंकल अगम से बोले, बेटा अब इस उम्र में तुम्हारे कारण ये भी सुनना पड़ रहा है, पर बहुत अच्छी जोड़ी है, नजर न लगे। अगम चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। उसे पति पत्नी शब्द सुनकर मन में खुश हो रहा था। वो सपने सजो रहा था कि काश ये सच में उसकी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। फिर वो सोचने लगा कि वो दादी से खामखा नाराज हो रहा था कि कार में जाना है। माना कि कार में 3 घंटे लगते हैं, पर झलक के साथ ट्रेन के 7 घंटे भी कम लग रहे हैं। वो सोचते सोचते पता नहीं कब खुद भी सो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह के 4 बज रहे थे। वो अकेले ही सीट पर सो रहा था। झलक सामने आंटी के पास बैठी बातें कर रही थी। वो उनकी बातें सुनने के लिए उसी तरह आंख बंद करके लेट गया। आंटी बोली, शिमला जा रहे हो बेटा? हनीमून पर जा रहे हो? नहीं आंटी जी, मेरा घर है वहाँ, पापा के पास जा रही हूँ। ये अपने बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं। झलक बोली, अच्छा मायके जा रही है? बेटी तू किस्मत वाली है जो ऐसा पति मिला है। रात तुम बैठे बैठे सो गई थी, इससे तुम्हारा सर अपने कंधे पे रखा और सारी रात बैठा रहा। मैंने कहा था कि ऊपर जाकर सो जाओ। पता है ये क्या बोला? ये बोला कि अगर मैं हिला तो ये उठ जाएगी और इसकी नींद खराब हो जाएगी। देख ले, इतना प्यार करता है तुझसे। अगम आंखें बंद किए चुपचाप सुन रहा था। झलक बोली, जी आंटी जी, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। उसे लगा कि अब बात क्लियर करने से अच्छा है समझने दो, वो जैसा समझते हैं। अगम सुनकर मन ही मन खुश हो रहा था। कुछ देर बाद वो उठकर बैठ गया और सबको गुड मॉर्निंग कहा। फिर झलक से बोला, बड़ी जल्दी उठ गई, थोड़ा और रेस्ट कर लेती, मैं खुद ही जगा देता। आंटी बोली, बेटी चाय पियोगे? हाँ जी आंटी जी, मैं ब्रश करके आता हूँ। वो टॉयलेट चला गया। आंटी ने झलक को कहा, बेटा असली प्यार वही होता है जहाँ लड़ाई भी हो। जिस जोड़े में लड़ाई ना होती हो वो नकली जोड़े होते हैं। पर बेटा लड़ाई जितनी भी करो, पर जैसे तुम जाने की बात कह रही थी, वो भी नाराज हो जाता तो लड़ाई बढ़ जाती है। इसलिए सोच समझ के लड़ो। अच्छा आंटी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। झलक बोली। अगम के आने पर फिर सबने चाय पी। अगम सोच रहा था कि कितनी प्यारी लगती है। ट्रेन सही समय पर शिमला पहुंच गई। अगम ने पहले झलक का सामान उतारा, फिर अपना। उसने अंकल और आंटी के चरण छुए। जोड़ी सदा बनी रहे कहकर आंटी ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा। अगम को लेने के लिए कार आई थी। उनके जाने के बाद अगम बोला, झलक आओ, पहले तुम्हें तुम्हारे घर झलक पापा की बात याद करके बोली, नहीं आप जाइए, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम हद करती हो, कभी मेरी बात मान भी लिया करो। हम एक दूसरे को करीबन 6 महीने से जानते हैं, फिर भी हर बार तुमसे मिलने पर मुझे लगता है कि हम अजनबी हैं। तुम मुझे समझती नहीं हो या समझना नहीं चाहती हो। साथ जाने में क्या हर्ज है? चंडीगढ़ से भी तो एक साथ आए हैं। यहाँ से घर छोड़ने में क्या बुराई है? अगर आशीष होता तो उसके साथ तो दौड़कर चली जाती। मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम है? अगम को फिर गुस्सा आ गया। बात वो नहीं है जी जो आप समझ रहे हैं।
मेरे पापा को तो आप जानते ही हैं, उन्होंने मुझे आपसे दूर रहने को कहा था क्योंकि उन्हें लगता है कि आप कोई गलत काम करते होंगे जो गोलियां लगी। अब अगर हम दोनों एक साथ जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि हम चंडीगढ़ में भी साथ रहते, मतलब मिलते रहते होंगे, या हमारे बीच कोई रिश्ता है। तो उन्हें और गुस्सा आ जाएगा और बिना सुने वो आपको और मुझे बातें सुनाएंगे। इसलिए पहले मुझे जाने दीजिए, उन्हें सब समझाने दीजिए, फिर आप 1-2 दिन बाद आ जाइएगा। और बाकी रही आशीष की बात, तो हाँ जी, उसके साथ मैं कहीं भी जा सकती हूँ, वो मेरा फ्रेंड है। आपको इतनी बार कहा है कि मैं जहाँ भी जाऊँ, जिसके भी साथ जाऊँ, मेरी मर्जी है, मुझे किसी से पूछने और बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, जो करना है करो। अगम ने कार का दरवाजा जोर से बंद किया और ड्राइवर को चलने को कह दिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी नज़र में मैं कोई गुंडा बदमाश हूँ जो रोज 10-20 बंदे मारकर सोता हूँ, और कल का मिला वो आशीष इसका फ्रेंड हो गया। ठीक है, ऐसे ही सही। उसने जोर से सीट पर मुक्का मारा। ड्राइवर ने कार रोक दी। उसने चलाने का इशारा किया और शीशे में दूर होती झलक को देखा। उसे लग रहा था कि जैसे वो उसकी जिंदगी से दूर होती जा रही है। झलक ने टैक्सी की और घर आ गई। उसे सारे रास्ते अगम की बातें, उसका चेहरा याद आता रहा। उसे याद आया ट्रेन में जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अगम की बाहों में पाया। वो आराम से उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी। उसकी हल्की सी दिल की धड़कन एक प्यारी सी म्यूजिक की तरह लग रही थी। उसने हल्के से होना चाहा, पर अगम ने उसे और नजदीक कर लिया, जैसे एक माँ सोते हुए बच्चे को गिरने के डर से पकड़ लेती है। उसने राहत की सांस ली जब देखा कि आसपास वाले सब सो रहे हैं। उसने मुंह उठाकर उसकी तरफ देखा। वो सीट पर सिर टिकाए सो रहा था। झलक ने धीरे से उसकी बाहें खोली, खुद को उससे अलग किया, उससे ठीक करके आराम से नीचे लिटाया और खुद ऊपर जाकर सो गई। झलक को इसके साथ एक सिक्योरिटी सी थी। उसे उसके साथ कोई डर नहीं लगता था। उसकी छूने में गंदगी नहीं थी। उसकी हर बात में एक रिस्पेक्ट और प्यार दिखता है। उसके गुस्से में भी प्यार झलकता है। कितना जलता है वो आशीष से। झलक को अच्छा लगता था जब वो चिढ़ता था। झलक के चेहरे पर मुस्कान थी। वो अकेली बैठी हंसी रही थी। टैक्सी रुक गई। ड्राइवर उसे बुला रहा था। उसने आके देखा तो ड्राइवर बोला, बेटी कब से पुकार रहा हूँ तुम्हें, घर आ गया। ओह थैंक यू कहकर पैसे देकर झलक अंदर चली गई। उसके पापा नाश्ता कर रहे थे। उसने पीछे से जाकर आंखें बंद कर दी। डॉक्टर ने उसके हाथों को छुआ और बोले, तूने आने से पहले फोन क्यों नहीं किया? मेरा बच्चा कब आया? क्या पापा, आप 1 मिनट में पहचान लेते हो? थोड़ी देर ना पहचाने की एक्टिंग ही कर दिया करो। आप बिना बहुत बोरिंग हो। झलक पापा से लिपटते हुए बोली। बेटी से आते जेंट्स परफ्यूम की खुशबू डॉक्टर गिल के नाक में घुस गई। उन्हें बेटी पर शक हुआ, पर वो बोले कुछ नहीं। चल हाथ धो ले, खाना खा ले, बाद में बात करते हैं। फिर आवाज लगाते हुए बोले, ओए रमेश, क्या मर गया? अपनी लाडो आई है, इसका सामान अंदर ले जा। आया सर जी। फिर झलक की ओर मुड़कर बोला, नमस्ते दीदी जी, कैसे हो आप, ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, और तू सुना, ठीक ठाक? झलक बोली। झलक ने पापा का चेहरा बदलते देख लिया था। उसे समझ नहीं आया कि क्यों एकदम से पापा का चेहरा क्यों बदल गया, जैसे मैंने कुछ गलत किया हो। उसने पूछा, पापा आप मुझसे नाराज हो? नहीं तो मैं क्यों नाराज होऊंगा। तू खाना खाकर रेस्ट कर, मुझे पेशेंट देखने जाना है। डॉक्टर गिल खाना खाकर उठ खड़े हुए। झलक ने भाप लिया था कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। चलो, किसी और बात की टेंशन होगी, खुद ही बता देंगे, गैर बताना होगा। वो अपना खाना खाने लगी। डॉक्टर गिल अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि कौन होगा जिसके इतने करीब है ये। आजकल किसी का भरोसा नहीं है। पढ़ी लिखी देखकर पीछे पड़ गया होगा। मेरी लाडो तो इतनी शरीफ है, इसे तो दुनिया के छल कपट का पता ही नहीं। कहीं धोखा ना खा बैठे। कंट्रोल सरताज, खुद पर काबू रख। बच्ची है, प्यार से समझाना, समझ जाएगी। उसने खुद को समझाया, पर बाप का मन कहाँ मानता है। उसे बेचैनी हो रही थी कि पता नहीं कौन होगा। अगर वो बताए तो ठीक, ये खुद से पूछे भी तो कैसे, बच्चे नाराज भी ना हो जाए। वो सोचे जा रहे थे और कमरे में चक्कर लगाए जा रहे थे। झलक खाना खाकर कमरे में जाकर लेट गई। लंबे सफर के कारण वो काफी थक गई थी। वो लेटते ही सो गई। अगम होटल में आ गया था। वो कमरे में आते ही नहाने चला गया। उसे झलक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हर बार ऐसा ही करती है। जब भी लगता है कि वो मेरी है, मुझे अपना समझती है,
उसी समय वो अजनबी बन जाती है। शायद मैं ही पागल हूँ, बिना मतलब बातों को अपने अंदाजे से मतलब निकालता रहता हूँ। शायद उसके मन में कुछ हो भी ना, शायद वो आशीष को पसंद करती है। फिर क्यों मेरे कंधे पर सर रखकर सोई? जब उसे मैं अच्छा नहीं लगता तो दूर रहे मुझसे, लेकिन वो तो दूर जा ही रही थी। मैंने ही रोक लिया था। सच में मेरे जैसा उल्लू नहीं है। जब वो नहीं पसंद करती तो क्यों उसे अपनी तरफ खींच रहा है? सोचते सोचते वो नहाकर नीचे डाइनिंग रूम में आ गया। आशीष को वो फ्रेंड मानती है, लेकिन मुझे तो उसने कभी फ्रेंड भी नहीं कहा। आशीष उसके लिए काफी अच्छा है, मुझे तो उसने कभी थोड़ा अच्छा भी नहीं कहा। वो सोचते सोचते चला आ रहा था कि टेबल से टकरा गया। दोपहर हो गई थी। दीवान जी रूम में उसका इंतजार कर रहे थे। वो आया, उसने दीवान जी के पैर छुए। वो बोले, बेटा तुम मालिक हो और मैं अंदना सा नौकर, ऐसे मेरे पैर मत छुआ करो। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं प्रणाम आपकी पोस्ट को नहीं, आपके तजुर्बे को करता हूँ, आपकी उम्र को करता हूँ। आप इतने सालों से जो संभालते आ रहे हो, तो मैंने तो चलना भी आपसे सीखा है, इसलिए आप मुझे दोबारा मत रोकना। अगम बोला, बेटा बस, तुम और तुम्हारे पापा ने जो आदर दिया है उसी के कारण इस उम्र में भी काम कर रहा हूँ, वरना कब का रिटायर हो गया होता। दीवान जी बोले, रिटायर हो आपके दुश्मन। अच्छा बताओ क्या करना है? अगम बोला, बेटा डील तो हो गई थी, अब जाकर फाइनल करनी है, कल जाकर साइन होंगे। दीवान बोले, ओके चलिए खाना खाने चलते हैं। अगम बोला। खाने की वेट करते वक्त अगम ने पूछा, अंकल आप डॉक्टर गिल के पास गए थे दोबारा? हाँ बेटा गया था, पर वो बहुत ही अकड़ वाले हैं। कहते अभी हमें पैसों की जरूरत नहीं है। जानते हो, मैंने इनकी डिटेल्स निकलवा कर देखी है, बहुत ही फेमस डॉक्टर है। अभी कुछ दिन पहले ही ये अमेरिका में सेमिनार लगा के आए हैं। दीवान जी ने बताया। दोनों नीचे हॉल में खाना खाने चले गए। वो लोग इधर उधर की बातें करते रहे। फिर वापस जाते वक्त दीवान ने फिर याद दिलाया कि सुबह 10 बजे जाना है। अपने कमरे में आकर अगम फिर से झलक के बारे में सोचने लगा। इस वक्त क्या कर रही होगी? मैं सच में पागल हो गया हूँ। कुछ देर पहले सोचा था कि अब उसे याद नहीं करूंगा, पर फिर उसे ही याद करने लगा। ये सोचकर वो जाकर सो गया। अगली सुबह वो उठा, नहा धोकर दीवान जी के साथ जमीन की फाइनल डील करने चला गया। मिस्टर लाल उस जमीन के मालिक थे। वो दोनों भी समय पर पहुंच गए। मिस्टर लाल ने उनसे हाथ मिलाया और वो डील की फाइल साइन करके फाइनल कर दी। अब वो जगह अगम की थी। उन्होंने बैठकर चाय पी और बाहर आ गए। अगम ने फाइल दीवान को संभाल कर रखने को दे दी और खुद झलक के पापा से मिलने चल दिया। उसने तय किया था कि क्लिनिक में उसके पापा से मिलकर वापस आ जाएगा, झलक को देखेगा भी नहीं। वो कार लेकर अंदाजे से ठीक जगह आ गया। उस रात के सारे सीन आंखों के सामने घूमने लगे। फिर वो कार से उतरकर उस दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने बेल बजाई। उसने तय करके आया था कि वो झलक को देखे बिना ही वापस आ जाएगा, लेकिन अब बेल बजाकर उसका दिल कर रहा था कि झलक ही दरवाजा खोले। दरवाजा खुला तो सामने रमेश था। उसने अगम को पहचान लिया। अरे साहब, आप कैसे हैं? ठीक हूँ रमेश। डॉक्टर गिल कहाँ है? उसने अंदर आकर पूछा। वो तो क्लिनिक में है, रमेश बोला। झलक का बहुत बड़ा मेन गेट एंटर करते ही सामने आंगन के बाद झलक के घर का दरवाजा था, जबकि बाईं ओर क्लिनिक का दरवाजा था। अगम ने घर के दरवाजे की तरफ देखा, पर वो सीधा क्लिनिक में चला गया। रमेश ने अंदर डॉक्टर के पास गया। कोई पेशेंट आया हुआ था। उसने बताया, डॉक्टर वो अगम साहब आए हैं। मैं ये मरीज देख लूं, इसके बाद मिलता हूँ, डॉक्टर गिल बोले। झलक भी उनके पास ही थी। अगम का नाम सुनकर उसका रंग उड़ गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसका मन किया कि वो अंदर चली जाए, पर उसने खुद ही यहाँ काम करने की जिद की थी। अब पापा से जाने के लिए कैसे पूछे? तो उसने गहरी सांस ली और चुपचाप कमरे काम करने लगी। वो पापा के पास इसलिए ही आई थी कि उनसे अगम के बारे में बात करेगी, पर इस पागल ने आकर सारा काम ही खराब कर दिया। अगम बाहर बेंच पर बैठ गया और वेट करने लगा। कुछ देर बाद उस पेशेंट के जाने के बाद डॉक्टर गिल ने अगम को अंदर बुलाया। वो अंदर चला गया। अंदर आते ही उसकी नजर झलक पर पड़ी तो वो ठिठक गया। फिर सर हिलाकर उसे हेलो कहा और डॉक्टर के पास जाकर उनके चरण छुए। उसके पास आते ही डॉक्टर को उससे वही परफ्यूम की खुशबू आ रही थी जो उन्हें कल झलक से आई थी। उन्होंने झलक को देखा। वो सर झुकाए खड़ी थी, मानो चोरी पकड़ी गई हो। फिर उन्होंने अगम को देखा और बोले, जीते रहो। बाहर मेरे मरीज मेरी वेट कर रहे हैं, पहले मैं उन्हें मिल लूं। तुम कुछ देर वेट करो।
झलक, रमेश और अगम एक दूसरे को देखते रह गए। ये क्या, इन्होंने खुद ही तो अंदर बुलाया था। झलक ने मुझे क्या पता कि अंदाज में कंधे उचकाए। अगम आकर बाहर बेंच पर बैठ गया। वो सोच रहा था कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। घर जाने की जगह क्लिनिक में गया, फिर भी नाराज हो गए। पता नहीं क्या हुआ। हो सकता हो उन्हें कोई प्रॉब्लम हो, वो ऐसे ही हो। इसलिए झलक ने मुझे कल मना किया था। वो कह ही रही थी कि इन्हें गोलियों के कारण गलतफहमी हुई है कि मैं कोई बुरा आदमी हूँ। चलो वेट करते हैं, कभी तो बात करेंगे। आज इनका भ्रम भी दूर हो जाएगा। अंदर डॉक्टर ने अगले मरीज को बुला लिया था। मरीज अपनी बीमारी बता रहा था और डॉक्टर की नजरें रह रहकर झलक की तरफ मुड़ रही थी, जो बार बार बाहर देखी जा रही थी। वो मन में सोच रहे थे, बैठा रहा बच्चू, आज पता लगेगा मेरी भोली भाली बच्ची को फंसाने का नतीजा। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। झलक घड़ी बाहर देख रही थी कि कहीं अगम वापस न लौट जाए। पापा भी अजीब है, पहले बुला लिया, अब बिठा दिया। वो खड़ी सोच ही रही थी कि डॉक्टर ने आवाज देकर बोले, झलक इसको चेक कर, फिर बता कि क्या दिक्कत है। जी पापा जी। हाँ जी अम्मा जी, कहाँ दर्द है? झलक ने प्यार से पूछा तो बूढ़ी अम्मा ने पहाड़ी भाषा में सब बता दिया। झलक ने सब समझने के बाद डॉक्टर को बताया, ठंड खाने की वजह से इसको खांसी हो गई है। ठीक है, दवाई भी दे दे। डॉक्टर देखना चाहते थे कि अगम का आना इसके काम को इफेक्ट तो नहीं करता है। इन्होंने देख लिया कि नहीं करता है, फिर वो अपना काम करने लगे। सारे मरीज देखने के बाद डॉक्टर ने घर में जाते हुए झलक और अगम को बुलाया। अब बताओ कैसे आना हुआ? डॉक्टर गिल ने अगम से पूछा। आपने मेरी जान बचाई थी, सो अब ठीक हुआ और यहाँ काम से आना हुआ तो आपको शुक्रिया अदा करने आ गया। कुछ रुक कर अगम ने मिठाई आगे बढ़ाते हुए कहा, जिस डील के कारण उन लोगों ने मुझे गोलियां मारी थी, आज उस जमीन का सौदा करके आया हूँ। इसी डील के कारण यहाँ आया था। डॉक्टर गिल बोले, बहुत बहुत बधाई हो। फिर तो तुम कल आए होगे? हाँ जी, कल ही आया था, अगम ने असमंजस में कहा। 8 बजे शाम की ट्रेन से ही आए होगे? डॉक्टर ने फिर पूछा। ये सुनते ही झलक का रंग उड़ गया। अगम ने भी हैरान होकर झलक की तरफ देखा और कहा, हाँ जी। झलक ये क्या काम करता है? उन्होंने झलक की तरफ देखते हुए पूछा। अगम बोला, जी हमारे। डॉक्टर गिल ने उसे उंगली का इशारा करते हुए बीच में ही टोक दिया। मैंने तुमसे पूछा? झलक तुम बताओ। जी इनके शायद होटल वगैरह है। झलक बोली, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये क्या करता है? वो गुस्से से बोले, पापा मुझे इनके काम से क्या करना? झलक बोली। अगम दोनों के मुंह की तरफ देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, वो क्या करे। अच्छा काम से मतलब नहीं है तो इसके साथ रिश्ता क्यों बनाया? पहले इसे जान तो लेती कि क्या करता है, इसके घर में कौन कौन है, इनका काम क्या है, फिर प्यार करती। तू भी और लड़कियों की तरह इसके चेहरे को देखकर इसके पीछे ही होली। डॉक्टर गिल ने सारा गुस्सा निकाल डाला। लेकिन पापा, लेकिन अंकल, लेकिन क्या? तुम दोनों ने मुझे क्या पागल समझ रखा है क्या? जिस दिन तुम आई थी मुझे उसी दिन पता चल गया था कि तुम किसी लड़के के साथ आई हो, और आज जब ये आया तो मुझे पता चल गया कि ये वही है जो तुम्हारे साथ चंडीगढ़ से शिमला तक आया है। फिर भी तुम दोनों मेरे सामने अनजान बन रहे हो। बंद करो ये नाटक करना। डॉक्टर का गुस्सा चरम पर था। पापा ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप गलत समझ रहे हैं। हमारी सिर्फ जान पहचान है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप मेरा विश्वास करें। पापा, पापा। झलक रो पड़ी और उन्हें बुलाती रही। उनकी आंखों में भी आंसू थे। वो बोले, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम अब भी झूठ बोल रही हो। कल मुझे तुम्हारे कपड़ों से इसकी परफ्यूम की स्मेल आई थी। एक बाप के लिए ये कितना अजीब है। उस पर तुम कह रही हो कि तुम दोनों में कुछ नहीं है। कह दो कि कल तुम दोनों साथ नहीं थे, तुम इससे गले नहीं लगी। उनसे और बोला नहीं किया। वो रो पड़े। झलक उनके पास आई तो उन्होंने हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। झलक ने अगम को देखा। अगम सीरियस बैठा था। उसने मैं क्या करूं के अंदाज में कंधे उचकाए। डॉक्टर गिल अपने कमरे में चले गए। झलक बुरी तरह रो रही थी। उसे जिस बात का डर था वही हो गई। अगम बेचारा बना वहीं बैठा उसे रोते हुए देख रहा था। ना वो पास आ सकता था, ना वो बैठकर देख सकता था। झलक को इस तरह देखकर उसका दिल रो रहा था। वो क्या करे कि ये चुप हो जाए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये बेचारी ने तो कल भी यही कहा था कि मेरे पापा मानेंगे तो बात करूंगी। उसे बात याद आई। वो उठा और डॉक्टर के कमरे में चला गया। उसने बाहर से कहा, डॉक्टर गिल, आप इस तरह हम पर इल्जाम लगाकर जा नहीं सकते।
अदालत भी अपना पक्ष रखने का मौका देती है। आपने बिना जिरह किए गवाहों की बात सुने बिना अपना फैसला सुना दिया। एक बार हमारी बात भी सुन लीजिए। हमें उस जुर्म की सजा मत दीजिए जो हमने किया ही नहीं। माना कि आपको मैं पसंद नहीं और ना जी आपको मुझ पर भरोसा है, पर झलक का क्या? वो आपकी बेटी है, आपको उस पर अपनी परवरिश पर तो भरोसा रखना चाहिए। देखिए, आप प्लीज इस तरह उस पर जुल्म मत कीजिए, वो रो रो कर मर जाएगी। डॉक्टर प्लीज आप मेरी बात सुनिए, दरवाजा खोलिए, मुझे अंदर आकर अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। अगम भी बोलते बोलते रो दिया। दूर बैठी झलक उसे देख रही थी और उम्मीद कर रही थी कि सब ठीक हो जाए। डॉक्टर ने दरवाजा खोल दिया। अगम अंदर चला गया। झलक को कुछ आस हो गई, वो चुप हो गई। उसके चुप होने से अगम ने गहरी सांस ली और अंदर पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कहो क्या कहना है? डॉक्टर गिल बोले। डॉक्टर, उस दिन यहाँ मैंने झलक को बेहोशी की हालत में देखा था, तो मुझे उसी वक्त उससे प्यार हो गया था। पर आप लोगों ने कहा कि मैंने सपना देखा होगा, तो मैं मान गया कि शायद मैंने सपना ही देखा हो। पर पीजीआई जब मैंने इसे दोबारा देखा तो मैं हैरान रह गया। फिर इसने भी कह दिया कि ये मुझे नहीं जानती, ये कभी शिमला आई ही नहीं और मैं इसके लिए अजनबी हूँ। मैंने इसे फिर अपनी किस्मत माना कि जैसे मैंने सपने में देखा वही मेरे सामने आ गई। पर मुझे इससे प्यार हो गया था। इसने हमेशा मुझसे दूरी रखी। इसने मेरी बहन का इलाज भी किया। हम कई बार आपस में टकराए, लेकिन कभी जान कर नहीं, हर बार गलती से। हम हमेशा एक दूसरे के लिए अजनबी रहे। सच मानिए हमारे बीच कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि ये मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानती। हम हर बार इत्तेफाक से मिले और मम्मी की कसम जब भी हम मिले अक्सर लड़ते ही थे। इस बार भी मुझे सच में नहीं पता था कि ये शिमला आ रही है। मैं पहले भी कई बार शिमला आया हूँ, पर कार में। इस बार मेरी दादी ने मुझे कार से आने नहीं दिया। उन्होंने मेरी ट्रेन की टिकट बुक करवाई। मुझे कुछ नहीं पता था। आप मेरे खास दोस्त विराज से पूछ सकते हैं। वो हम दोनों को करीब लाना चाहता है और उसने कोशिश भी की, पर हर बार हम लड़ पड़ते। अगम ने शुरू से अंत तक सारी स्टोरी सुना दी। जब तुम दोनों में इतनी लड़ाई होती है तो तुम्हारी परफ्यूम इसके कपड़ों में कैसी लगी? डॉक्टर गिल ने अगम को घूरते हुए पूछा। डॉक्टर, जब मैं ट्रेन में अपनी सीट पर आया तो झलक को देखकर हैरान रह गया। इसकी सीट पर नीचे वाली थी। हम एक ही सीट पर बैठे और हमेशा की तरह लड़ पड़े। तब मुझसे गुस्सा होकर झलक अपनी सीट बदलवाने के लिए उठी, पर अचानक ट्रेन चल पड़ी। ये मुझ पर गिर पड़ी। बस उस वक्त शायद इसके कपड़ों पर मेरी परफ्यूम लग गई होगी और आपने पता नहीं किया क्या कह दिया। हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे आप कुछ भी कह लो, पर उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। यहाँ पहुंचकर मैंने उसे अपनी कार में लिफ्ट भी ऑफर की, पर वो बोली कि मैं अपने पापा की बात मानूंगी। उन्होंने तुमसे दूर रहने को कहा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत बुरा लगा था। आज सोच कर आया था कि उससे बात नहीं करूंगा, पर यहाँ कुछ और ही हो गया। आप हमारा अफेयर होने की बात सोच रहे हैं और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे पसंद भी करती है या नहीं। अगम ने अपने दिल की बात बता दी। डॉक्टर बोले, ऐसा करो, झलक को भेजो, तुम बाहर इंतजार करो। अगम बाहर आया। उसने झलक को रुमाल दिया, पर उसने लिया नहीं। उसने अपनी चुन्नी से अपना मुंह पोंछ लिया। अगम ने उसे कहा, उन्होंने तुम्हें अंदर बुलाया। वो अंदर आई और पापा को देखकर फिर रो पड़ी। अगम बाहर सोफे पर बैठ गया। डॉक्टर गिल अभी भी गुस्से थे। वो बोले, तुम कहो क्या कहना चाहती हो? झलक कुछ बोलने ही वाली थी कि विभा का फोन आ गया। उसने पापा की तरफ देखा। उन्होंने फोन उठा लेकर इशारा किया तो झलक ने फोन उठा लिया, लेकिन उसने फोन स्पीकर पर डाल दिया। हेलो विभू। हेलो, कैसी है तू? विराज सर ने मुझे बुलाया था, मैं तेरे वाली ड्यूटी दे रही हूँ। विराज सर तेरे बारे में पूछ रहे थे। उनसे मुझे एक बात का पता चला है। वो अगम तेरे साथ ट्रेन में शिमला गए हैं ना? ये सब विराज सर और उनकी दादी की सेटिंग है। उन्हें तेरा सीट का पता था। उन्होंने अगम को तेरे साथ वाली सीट ले दी। मैंने उन्हें बताया था कि झलक कह रही थी कि पहले वो अपने पापा से पूछेगी, फिर किसी को प्यार करेगी। अगम को उसके पापा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो उसे प्यार नहीं कर सकती। विराज मेरी हेल्प मांग रहे थे तुम दोनों को एक कराने में। क्या कहूँ? विभा बिना रुके बोलती गई। डॉक्टर गिल के चेहरे पर खुशी आ गई। झलक उनकी तरफ ही देख रही थी। उसने विभा से कहा, विभू मैं अभी पापा के साथ क्लिनिक में हूँ, कोई और बात तो नहीं है? मैं बाद में बात करूँ। विभा के ओके कहने पर उसने फोन काट दिया और पापा की तरफ देखा। झलक के फोन बंद करते ही पापा ने झलक को पकड़ा और गले लगा लिया और बोले, सॉरी बेटा, इस खराब जमाने ने मुझे अपनी बच्ची पर शक करने पर मजबूर कर दिया।
मेरा अपनी परवरिश पर से विश्वास उठवा दिया। ये शक बहुत ही बुरी चीज है। आई एम रियली सॉरी पुत्र। झलक बोली, पापा आप डांटते हुए अच्छे लगते हो, इस तरह माफी मांगते हुए नहीं। पापा अगर आप उस दिन ही मुझसे पूछ लेते तो मैं उसी दिन बता देती, पर आप, चलो छोड़ो। वो अगम जी भी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। बेटा तुम्हें वो पसंद है? मुझे तो लड़का अच्छा लगा। वो बार बार कह रहा था कि वो तुझे प्यार करता है, और ये उसने साबित कर दिया। उसने मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया, और बताया कि वो तुम्हें चाहता है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। उसने ये भी बताया कि तुम उसे पसंद नहीं करती, और जब भी मिलते हो आपस में लड़ते हो। वो मुझे तुम्हें कुछ ना कहने को कह रहा था। बेटे अगर तुम्हें कोई और लड़का पसंद नहीं है तो इसके बारे में सोचो। ये मुझे पसंद है, अब तुम्हारी मर्जी। डॉक्टर गिल बोले, पापा मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। आप कह रहे हैं तो ठीक है, मुझे वही पसंद होगा जिसे आप मेरे लिए चुनेंगे। झलक बोली। मन में वो खुश हो रही थी कि पापा ने अगम के लिए हाँ कर दी। अगम बाहर बैठा सोच रहा था कि अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। कहीं वो झलक को डांट तो नहीं रहे हैं। बेचारी पहले ही इतना रोई है, अब और रो रही होगी। सब मेरी वजह से हुआ। उस विराज ने भी पता नहीं मैसेज पढ़ा भी या नहीं। अगर पढ़ता तभी हेल्प करता। उसने खुद को हौसला देते हुए बोला, अगम बी पॉजिटिव। तभी बाप बेटी दोनों बाहर आए। दोनों ही रोए हुए थे। अगम की जान निकल रही थी कि क्या हुआ होगा। वो आकर बैठ गए, पर बोला कोई भी नहीं। अगम की बर्दाश्त की हद हो गई थी। उसने खड़े होकर कहा, देखिए डॉक्टर, मैंने आपको बता दिया है कि हम दोनों में कुछ नहीं है। अगर आपको अब भी विश्वास नहीं है न, तो मैं आपसे झलक का हाथ मांगता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप इसको गलत समझें। डॉक्टर गिल ने झलक की तरफ देखा, फिर वो बोले, बेटे मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। बच्चे हमेशा गलत नहीं होते हैं, कभी कभी माँ बाप भी गलत हो जाते हैं। माँ बाप को बच्चों पर भरोसा रखना चाहिए। अगर भरोसा करेंगे तो बच्चे धोखा कभी नहीं देंगे। मैंने तुम दोनों पर शक करके गलती की है, इसके लिए मैं तुम दोनों से माफी। डॉक्टर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे थे कि अगम ने आगे बढ़कर उनके हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और बोला, डॉक्टर गिल आप इस तरह मत कीजिए। आप हमारे बड़े हैं, आप जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। झलक खुशकिस्मत है जो आप इसके पापा हैं, उसकी इतनी केयर करते हैं। मुझे खुशी है कि आपको हमारी सच्चाई पता लग गई। बेटे ये तुम्हारी बातों से तुम्हारी सोच और तुम्हारे संस्कारों का पता चलता है। धन्यवाद अंकल जी, संस्कार तो हमारे परिवार की देन है। अच्छा अंकल जी अब मैं चलूं, बहुत टाइम हो गया है। अगम उठते हुए बोला, बेटा अगर तुम्हारा वो हाथ मांगने का प्रपोजल अभी है तो मांग लो। आज बहुत खुश हूं मैं, शायद हाँ ही कर दूं। डॉक्टर बोले, अंकल अब बात सिर्फ मेरी नहीं है। मेरे प्यार करने से कुछ नहीं होता है, झलक की मर्जी भी मायने रखती है। आप झलक से बात कर लीजिए, फिर जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अगम बोला, बेटा अब आए हो तो खाना खाकर जाना। तुमने झलक के हाथ का हलवा नहीं खाया, तुम तो बार बार खाने आओगे नहीं। झलक कल खाना खाकर इन्हें शिमला घुमा लाओ। डॉक्टर गिल बोले। झलक कुछ नहीं बोली, वो किचन में खाना बनाने चली गई। डॉक्टर गिल ने अगम से पूछा, बेटा उस जमीन पर क्या बनाने जा रहे हो? जी हम होटल बनाने की सोच रहे हैं। एक बार काम शुरू हो गया फिर तो आना जाना लगा ही रहेगा। अच्छा अच्छा चलो बढ़िया है, फिर तो मिलते रहेंगे। खाना खाने के बाद अगम ने झलक का बनाया हलवा लिया। उसने खाते ही कहा, अंकल जी सच में हलवा बहुत स्वादिष्ट है। मेरी मम्मी भी ऐसा ही हलवा बनाती है। अच्छा, डॉक्टर गिल हंसते हुए बोले। वो आज बहुत खुश थे, वो हर बात पर हंस रहे थे। सबके खाना खाने के बाद डॉक्टर ने झलक को अगम को शहर दिखाने को कहा। वो दोनों साथ ही निकल पड़े। डॉक्टर उन्हें जाते हुए देख रहे थे। वो बोले, कितने प्यारे लगते हैं दोनों साथ में, काश झलक मान जाए। डॉक्टर सर आप भी अजीब हैं। पहले जब पता था कि दोनों साथ हैं तो उनकी जान निकालने वाली कर दी, और अब जब उनमें कुछ नहीं है तो कह रहे हो कि कुछ हो जाए। उमेश ने मजाक करते हुए कहा, ओए निकम्मे, तुझे यहाँ मैंने अपना मजाक उड़ाने के लिए नहीं रखा है, तुझे मैंने अपनी हाँ में हाँ मिलाने के लिए रखा है, समझे? डॉक्टर गिल बोले, हाँ जी हाँ जी कहकर वो अंदर भाग गया। कार में बैठते ही अगम ने पूछा कि कहाँ चलें? झलक बोली, आप बताइए कहाँ जाना पसंद करेंगे? जाखू रिच पर चले, साथ में जाखू मंदिर भी हो आएंगे।
चलो चलते हैं, रास्ता बताते रहना। अगम ने कार चला दी। वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर जाखू था। वो कुछ ही देर में वहां पहुंच गए। झलक ने कहा, कार यहीं पार्क पर कर दो, यहाँ से पैदल जाना है। अगम ने कार पार्क की, फिर दोनों सड़क पर चल पड़े। रिच एक बहुत बड़ी मार्केट थी, जहां हर किस्म की दुकान थी। यहाँ से दूर दूर की बर्फ से ढकी सफेद पहाड़ियां दिख रही थी। यहाँ पर खास तौर पे पर्यटकों के लिए कई गिफ्ट शॉप, कैफे और रेस्टोरेंट थे। अगम सड़क के किनारे से दूर पहाड़ियों की सफेदी देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो उन पहाड़ियों पर जाए। झलक उसे देख रही थी। वो मासूम बच्चे की तरह पहाड़ों को देख रहा था। झलक उसकी बाह पकड़कर बोली, अगम जी चलो, अभी मंदिर भी जाना है, फिर वापस भी आना है। हम रोपवे केबल कार से चलें। क्या रोपवे केबल कार? चलो चलो, मजा आ जाएगा। अगम बच्चों की तरह खुश होते हुए बोला। वो दोनों केबल कार में बैठ गए। एक केबल कार में 6 लोग बैठते थे। वो दोनों भी बैठ गए। अगम कार न सीट पर बैठा था। झलक उसके बगल में बैठी थी। उसकी दूसरी तरफ एक लड़का आकर बैठ गया। अगम उठा और उसे अपनी सीट पर बैठा के खुद उसकी सीट पर बैठ गया। केबल कार चलने लगी तो अगम ने उसका हाथ पकड़ लिया। झलक को लगा कि शायद ये डर रहा है। उसने भी उसका हाथ कस के पकड़ लिया। अगम बाहर के नजारे देखने में बिजी था। उसे पता नहीं था कि उसने उत्सुकता में झलक का हाथ पकड़ रखा है। दूर पेड़ों के ऊपर हनुमान जी की मूर्ति नजर आ रही थी। झलक ने उसे बताया कि वहां मंदिर है, हमें वहां जाना है। उसने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। जब कार रुकी तब झलक ने उसे पकड़कर उतारा। वो लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे। झलक ने पूछा, आप कभी मंदिर जाते हैं? हाँ, हम लोग मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, दरगाह हर जगह जाते हैं। बेशक हम सिख धर्म के हैं, लेकिन हम दूसरे धर्मों का भी पूरा आनंद करते हैं। मेरी मम्मी ने हमें बचपन में सिखाया था कि अगर तुम किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो ना सही, पर किसी को कभी बुरा मत कहना। अगम बोला, आपको पता है, कहते हैं जब श्री लक्ष्मण जी तीर लगने से बेहोश हो गए थे और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे तो वो जाते वक्त यहीं रुके थे। उन्हीं की आदर में मंदिर यहाँ बनाया गया है, झलक ने बताया। वो लोग केबल कार में वापस आए। उन्हें वापस आते आते शाम हो गई थी। अगम ने झलक से कहा, मैं कल वापस जा रहा हूँ, तुम कब जाओगी? देखती हूँ, कल जाऊं या परसों जाऊं, पापा से पूछ कर देखूंगी, झलक बोली। पर वो उसे देखते हुए मन में कह रही थी, अगर आप एक बार कह दे कि मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी। कहो तो सही। अगम ने एकदम से उसकी तरफ देखकर पूछा, कुछ कहा तुमने? झलक भी झिझक कर बोली, नहीं तो। झलक बोली, आज आपने पापा और मेरी गलतफहमी दूर की, उसके लिए थैंक यू। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूंगी, मेरा जीना मुश्किल हो जाता। इसमें थैंक यू की क्या बात है? मैंने तो खुद की सफाई दी थी। तुम्हारे बारे में तो उन्होंने खुद ही सोचा है। अब मैं झूठ बोलूं, ये मेरी पर्सनालिटी पर जचता ही नहीं है। अगम बोला, अरे बच्चे आ गए, मेरा बच्चा कहाँ घूम आए, कहकर डॉक्टर ने झलक को गले लगा लिया। अगम बोला, अंकल जी, हम जाखू मंदिर जाकर आए हैं, बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा अंकल जी, अब मैं चलता हूँ, कल सुबह वापस भी जाना है। अरे बेटे, कुछ देर तो बैठो। अच्छा, कल जा रहे हो? झलक, तुम भी कल चली जाओ, परसों जल्दबाजी करोगी, कल जाकर आराम कर सकती हो। डॉक्टर गिल झलक से बोले। ठीक है पापा जी। फिर अगम से बोली, अगम जी, मेरी टिकट भी करा लेना। ओके, अच्छा बाय, मैं चलता हूँ। पैरी पोना अंकल जी, कहकर उसने डॉक्टर के चरण छुए, फिर झलक को बाय करते हुए चला गया। उसके जाते ही झलक अपने कमरे में चली गई और डॉक्टर सर पकड़ के सोचने लगे, ये बच्चे भी अजीब हैं। अब समझ आया कि क्यों अगम की दादी ने विराज को इनको मिलाने के लिए उसे इनके पीछे लगाया है। आज चेक किया कि कोई परफ्यूम की खुशबू नहीं आ रही। शरीफ बच्चे हैं दोनों। घूमने भेजा तो लड़के लड़कियां मूवी देखते हैं, पार्कों में जाते हैं, मॉल घूमते हैं, और हमारे गए तो मंदिर। धन है ये दोनों भी, इनको तो भगवान ही मति दे। अगले दिन शाम 4:30 की ट्रेन थी। अगम उसे लेने उनके घर आया। डॉक्टर से मिलकर बोला, ठीक है अंकल जी, अब हम चलते हैं। मैंने सोचा आपसे मिल भी लूंगा और झलक जी को भी ले आऊंगा। चलो, अच्छा किया बेटा, ये लो, मैं कल देने वाला था, भूल गया। ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। वहां झलक का ध्यान रखना। अब मैंने इसकी चिंता छोड़ दी है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, संभालना। डॉक्टर गिल बोले। झलक ने उनके गले लग के विदा ली। दोनों सही समय पर स्टेशन पहुंच गए। अगम ने ड्राइवर को वापस चले जाने को कहा। वो दोनों ने कुछ देर ट्रेन की वेट की थी।
ट्रेन आ गई। अगम ने दोनों का सामान रखा, फिर झलक को ले जाकर बिठा दिया। झलक फिर से खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। सुनो, अंकल ने तुम्हारी जिम्मेदारी अब मुझे सौंप दी है, इसलिए कुछ भी करो मुझे बता कर करना, ठीक है ना? अगम बोला। अच्छा जी, और कुछ? झलक ने पूछा। हाँ, लड़कों से बात भी मुझसे पूछ कर करना, स्पेशली उस आशीष से। अगम बोला। मैं नहीं पूछती किसी से, मैं पापा से कह दूंगी। मुझे ऐसा बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। झलक बोली। कमाल है, मैंने सिर्फ आशीष का नाम लिया और तुम चिढ़ जाती हो। मैं नहीं चिढ़ती, आप हो जाते हो उसका नाम सुनते ही। आपको उससे जलन होती है। झलक ने उसे छेड़ा। किसने कहा कि मुझे जलन होती है? मैं क्यों जलूंगा? मुझे क्यों जलन होगी? वो जले तो जले, मैं क्यों जलूं? अगम बोला। तो फिर ठीक है, आज के बाद आप मुझे आशीष से मिलने बात करने से नहीं रोकेंगे। झलक बोली। मेरी जलन का आशीष से क्या मतलब? अगर मैं कहूं कि जलन होती है तो क्या तुम मिलना बात करना छोड़ दोगी? अगम बोला। पहले जलन का रीजन बताइए। आपको मेरा विराज सर से बात करना तो बुरा नहीं लगता, फिर आशीष से क्यों? झलक बोली। सच बताऊं, मुझे तुमसे पहली बार में ही प्यार हो गया था। जब मैंने बेहोशी के बाद आंखें खोली थी, तुम्हारी ही खुशबू से मुझे प्यार हो गया था। हर घड़ी तुम्हें ही देखता था। झलक का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसे अच्छा लगा वो, और छेड़ने के मूड में आ गया वो। बोला, मेरा सपना पता है क्या है? मेरा सपना है तुम्हें बाहों में लेकर रात को सोऊं और बाहों में तुम्हारे चेहरे के साथ मेरी आंखें खुले। आई लव यू। अगम धीमी आवाज में बोला। झलक तो जैसे जम ही गई हो। उसने पकड़कर हिलाया तो वो हिली। अगम की बात सुनकर झलक सुन्न हो गई। उसने अगम से इस तरह की उम्मीद नहीं की थी। सामने लोग बैठे थे, अगम ने उनकी भी परवाह नहीं की। उसने अगम की तरफ देखा। अगम के आंखों में सच्चाई थी, पर झलक अगम को कुछ दिखाना नहीं चाहती थी। वो चुपचाप खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गई। अगम ने उसे बुलाया। तुम आज भी कुछ नहीं बोलोगी? ये दूसरी बार है। अगर तुम इसी तरह इग्नोर करती रहोगी तो कहीं मेरा मन भी बदल जाए। अगर हाँ नहीं करनी तो ना ही कर दो, कम से कम मुझे तसल्ली तो हो जाएगी। अच्छा जी, निकले ना, आप भी और लड़कों जैसे ही हैं। झलक धीमी आवाज में बोली। क्यों? मैंने ऐसे क्या कहा? अगम ने सोचते हुए पूछा। क्यों? आपने अभी तो कहा कि अगर ना है तो बता दो, ताकि आप कोई और लड़की ढूंढ सके, या आप लड़कों की भाषा में और लड़की पटा सके। झलक इस अंदाज में बोली कि सामने वाला सुन ना ले। यार कमाल करती हो तुम भी। मैं तो इसलिए कह रहा था कि अगर तुम ना कर दो तो पता चल जाएगा कि मुझ में कोई तो कमी है और मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। तुम जानती नहीं हो, मेरे लिए लड़की मतलब झलक, प्यार मतलब झलक, जिंदगी मतलब झलक। मैं किसी और के बारे में सोचने से पहले मर जाऊं। झलक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसी बातें नहीं किया करते हैं, अभी तो एक उम्र पड़ी है लड़ने को। मैं ये जिंदगी आपके साथ लड़कर बिताना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, उसने भी ध्यान में कहा। फिर कुछ समझ आया तो बोला, क्या क्या कहा तुमने? तुम सच कह रही हो झलक? उसने एकदम से झलक का हाथ पकड़ते हुए पूछा। झलक ने आसपास लोगों को देखते हुए हाथ छुड़ा लिया और धीमे से बोली, इसलिए मैं जवाब नहीं दे रही थी। आप देखते भी नहीं हैं कि हम बैठे कहाँ हैं। अच्छा बाबा नहीं करता, सब अपनी बातों में मस्त हैं, किसी को हमसे क्या लेना? अगम बोला। झलक फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ अगम भी उसके कंधे पर मुंह रख के बाहर देखते हुए बोला, मैं भी देखूं बाहर, ऐसा क्या है जो तुम मुझे छोड़कर वहां देख रही हो? झलक हटाने लगी तो वो नहीं हटा, वो और जमकर बैठ गया। वक्त यूं ही बीत गया। चंडीगढ़ आ गया। दोनों उतरे। रात के 11 बजने वाले थे। अगम ने उसे कहा, इस वक्त हॉस्टल कहाँ जाओगी? आज तुम हमारे घर चलो, सुबह तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूंगा। नहीं, मैं ऐसे आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? हॉस्टल ही चली जाऊंगी। यार, एक तो तुम सोचती बहुत हो। मेरे घर में मैं कोई अकेला थोड़े ही रहता हूँ, मेरी पूरी फैमिली है। मम्मी है, दादी है, परी है, कमरों की कमी नहीं है। तुम डरती किस बात से हो, या बस मेरी बात ना मानने की कसम खाई है? अगम ने थोड़ा गुस्से से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको परेशानी हो। आप ये ना समझे कि आपकी शराफत का फायदा उठा रही हूँ। झलक बोली। अगम ने उसकी बात सुनकर बोला, यार तुम भी कमाल करती हो। मुझे तुम्हारी हेल्प करना अच्छा लगता है। तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को कहा है। अगर इतनी रात को हॉस्टल कैसे जाओगी? गेट बंद हो गए होंगे सारे। बाकी हम तो चाहते हैं कि तुम हमारी शराफत का फायदा उठाओ। आखिरी लाइन अगम ने स्टाइल मारते हुए शरारत से उसके पास होकर कान में कहे। झलक ने उसे धक्का मारते हुए कहा,
कभी कभी आप बहुत शरारती हो जाते हो, डर लगता है आपसे और खुद से भी। खुद से डर लगता है, क्यों? अगम ने हैरान होकर पूछा। डर लगता है कि कहीं आपसे प्यार ना हो जाए। डर लगता है क्योंकि मुझे आप अच्छे लगने लगे हो। कहकर वो चुप हो गई, फिर बोली, बस इसी बात का डर लगता था, वही हो गया। मैं अभी और वक्त लेना चाहती थी आपसे कॉन्फ्रेंस करने को, लेकिन आपकी बातों ने मुझे फंसा लिया। जिस बात का डर था वही बात हो गई। यहाँ तो कोई नहीं है, इतनी खुशी की बात है तो एक हक तो बनता ही है। कहकर अगम ने उसे गले लगा लिया। झलक ने पहले विद्रोह किया, फिर टिक के खड़ी हो गई। कुछ देर बाद बोली, अब घर नहीं जाना क्या? हाय, इतने प्यार से कहोगी तो कोई कैसे मना करे। दोबारा कहो, तुम्हारे मुंह से घर सब कितना अच्छा लग रहा है। अगम ने आंखें बंद करके उसे गले लगाए हुए कहा। तभी कार आ गई। झलक ने उसे दूर हटाया। कार उनके पास आकर रुक गई। ड्राइवर ने आकर दोनों को सलाम किया और उनका सामान उठाते हुए बोला, सर, आपका सामान कौन सा है? सारा सामान रख लो, ये आज हमारे घर पर ही रहेंगी। कहकर वो झलक को लेकर कार की तरफ चल दिया। दोनों पीछे बैठ गए। ड्राइवर दोनों को ध्यान से देख रहा था। चलो शुक्र है, सर को कोई लड़की तो पसंद आई। अक्टूबर का महीना था, ठंड शुरू हो गई थी। अगम शिमला से कोट पहन कर आया था। उसने यहाँ आकर खोलकर वहां पर रख लिया था। उसने उसी कोट के नीचे झलक का हाथ पकड़ लिया, जिसके कारण ड्राइवर को कुछ नहीं पता चल रहा था। झलक छुड़ाने की कोशिश कर रही थी तो अगम ने कहा, झलक आराम से बैठ जाओ, हम आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे। झलक टिक कर बैठ गई। अगम ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसने सारे रास्ते झलक का हाथ नहीं छोड़ा। झलक भी चुप करके बैठी रही। अब वो करे तो क्या करे? उनके हाथ पसीने से भीग गए थे, पर अगम छोड़ ही नहीं रहा था। आधे घंटे में वो अगम के घर पहुंच गए। अगम ने तब जाकर उसका हाथ छोड़ा। बहुत ही आदर से वो उसे अंदर ले गया। उसने ड्राइवर से कहा, मैडम का सामान गेस्ट रूम में रख दो। घर में सभी सो रहे थे। उनके बटलर ने उन्हें खाना दिया। झलक को बहुत नींद आ रही थी। वो बोली, अगम, मुझे बहुत नींद आई है, खाना खाकर मुझे कमरा दिखा देना। बस अब तो आंखें भी जवाब देने लगी हैं। खाना खाते ही अगम उसे गेस्ट रूम में ले गया। अंदर छोड़कर मुड़ने लगा कि झलक ने रोक दिया। अगम ने उसकी तरफ देखकर शरारत में कहा, क्यों, क्या मेरी शराफत का फायदा उठाने का इरादा है? नहीं, मैं तो लाइट की स्विच पूछ रही हूँ। अगम ने उसे स्विच बोर्ड दिखाया। फिर अगम ने कहा, चलो अब रेस्ट करो, सुबह बात करेंगे। कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद झलक वॉशरूम में गई और हाथ मुंह धोकर आकर बेड पर लेट गई। वो लेटती ही सो गई। अगम भी नहा धोकर सो गया। अगम बहुत खुश था। झलक ने मान लिया था कि वो उसे पसंद करती है। मैं मौका देकर अपने घर वालों और उसके पापा को बता दूंगा। उसका दिल कर रहा था कि वो सबको बताए, लेकिन रात हो गई थी, वो सब सो रहे थे। अगले दिन सुबह झलक जल्दी ही उठ गई थी। वो तैयार होकर कमरे में ही बैठी थी। उसे डर था कि वो बाहर गई तो सबको क्या बताएगी। उसने अगम को गुड मॉर्निंग का मैसेज किया। अगम ने उसी वक्त 2 मैसेज भेज दिए, उठ गई, गुड मॉर्निंग। कुछ देर में अगम ने उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक की। उसने पूछा, कौन है? मैं हूँ, अंदर आ जाऊं? अगम बोला, हाँ जी आ जाइए। झलक बोली। अगम उसी वक्त अंदर आ गया और उसे गले लगाकर बोला, गुड मॉर्निंग। ऐसे बोलते हैं अपने बॉयफ्रेंड से गुड मॉर्निंग। झलक ने उसके सीने में सर छुपाकर कहा, गुड मॉर्निंग। अगम अभी अभी नहा कर आया था। उसके बदन से खुशबू आ रही थी। झलक को अच्छी लग रही थी। चलो तुम्हें तुम्हारा ससुराल दिखा दूं और ससुराल वालों से मिला दूं। अगम ने उसे छेड़ते हुए कहा और उसे लेकर बाहर आ गया। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।